हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इससे मिलता जुलता चैप्टर हमने इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक से भी कवर किया है, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, तो वो चैप्टर और ये चैप्टर काफ़ी मिलता जुलता है, काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी रिकॉर्डेड द प्रेजेंस ऑफ ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन। एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? 6 बिलियन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग पूरा वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कोई ऐसा जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं ऐसा जगह भी है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनइवनली, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, पॉपुलेशन का। एक फेमस इंसान जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। मतलब एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ऐसे प्लेसेस है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे लोग कम हैं, और बहुत ऐसे कम प्लेसेस है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो बात है एशिया के ऊपर, ये बात पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, इज ट्रू अबाउट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये तो हुआ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात याद रखना है आपको कि एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अबाउट 6 बिलियन। ठीक है, और दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। हमें ये 3 टॉपिक ही कवर करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, और काफ़ी आराम से पढ़ेंगे। जिनको वीडियो जल्दी देखना है तो स्पीड का भी ऑप्शन है, आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करके। चलिए, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, इसको शुरू करते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब स्पेस्ड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरीके से लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ऑन द अर्थ सरफेस, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? डेफिनेशन क्लियर हो गया। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ 10% लैंड पे रहते हैं। तो इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, आप समझ सकते हैं। एक और बात है, द मोस्ट populous countries, the 10 most populous countries of the world contribute about 60% of the world's population। ये भी समझ में आ गया होगा कि 10 कंट्री ऐसे हैं जो वर्ल्ड के 60% पॉपुलेशन को मेकअप करते हैं, और उन 10 कंट्रीज़ में से 6 कंट्री तो एशिया में लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है रशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना। ये सब एशिया के ऐसे कंट्रीज है जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ में आते हैं वर्ल्ड के। ठीक है, चलिए, तो ये सब का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी, इसका जिक्र हमने पहले के चैप्टर में भी कर लिया है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन बाई एरिया, और इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका यूनिट होता है इतने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इतने लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रीजन एक्स में पॉपुलेशन इतना है 1,50,000 और एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो डेंसिटी निकालेंगे तो आएगा 1500% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1500 लोग रहते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि ये रीजन क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो आपके पास अगर पुराना बुक होगा तो यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा मीडियम पॉपुलेशन है, मीडियम डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, वो लिखा होगा। लेकिन ये नया एनसीईआरटी है ऑफ 2020 एंड 2021 का, तो इसमें शायद वो सिलेबस में हट चुका है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, वो सब प्लेसेस का नाम नहीं याद करना है जहाँ पे कहाँ डेंसिटी कम है, कहाँ पे डेंसिटी हाई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी का डेफिनेशन, उसका यूनिट और फार्मूले के ऊपर हो सकता है 1-2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछ दे, पॉपुलेशन और एरिया दे दे और पूछ लेंगे आपसे डेंसिटी कितना है, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सभी कॉन्टिनेंट में एशिया हाईएस्ट डेंसिटी में है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया, चाइना जैसे बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले देश है, उसलिए। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है वो हम लोग देखेंगे।
तो इसके लिए 3 फैक्टर्स काम करते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, आगे दिया गया है इकोनॉमिक फैक्टर्स, और तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर आते हैं नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो आपको ये पता ही होगा, जहाँ पे एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज अवेलेबल आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, एंड वाइस वर्सा होगा। उसके बाद दूसरा फैक्टर है लैंड फॉर्म्स। तो ऐसा एरिया जो फ्लैट प्लेन से या फिर जेंटल स्लोप्स मतलब कम ढलान वाले एरिया है, वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स और रोड बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज बिल्डिंग ईजी होता है, फेवरेबल होता है उनके लिए। तो ये सब एरियाज़ क्या होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। और वहीं माउंटेनियस और हिली एरियाज़ में क्या होता है कि एग्रीकल्चर फेवर उतना नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उतना अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ये सब क्या होते हैं, थोड़े लेस पॉपुलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो इंडिया का गंगा प्लेन्स है, ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड है, वाइल हम लोग का जो माउंटेन जोन्स है इन द हिमालयस आर स्कैर्सली पॉपुलेटेड। समझ में आ गया, काफ़ी ईजी है। तीसरा फैक्टर है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के लिए भी वही बात है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट जैसे कि वेरी हॉट या फिर वेरी कोल्ड वो अनकम्फर्टेबल होता है, इसीलिए एरियाज विथ कंफर्टेबल क्लाइमेट वेयर देयर इज़ नॉट मच सीजनल वेरिएशन, सीजन ज़्यादा जल्दी जल्दी चेंज ना होता हो, ऐसा एरियाज क्या होता है वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। ये एरिया अट्रैक्ट करते हैं मोर पीपल को। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो हम मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो अपना प्लीजेंट क्लाइमेट के लिए जाना जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। मैप में कहाँ है मेडिटेरेनियन रीजन, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, जो रीजन है वो है मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। तो 3 फैक्टर हमने देखा ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर, वाटर, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, और एक नीचे दिया गया है, और ये यहाँ पे है रीजन वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हमें पता है कि एशिया का डेंसिटी हाईएस्ट है 146। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर का चौथा है सॉइल्स। तो ये भी इसके लिए भी वही बात होगा कि एरिया जहाँ पे फर्टाइल या फिर लोमी सॉइल्स है, ठीक है, लोमी सॉइल काफ़ी अच्छा होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो फर्टाइल लोमी सॉइल्स वाले एरिया जो है वो क्या होते हैं, मोर पीपल होते हैं वहाँ पे, डेंसली पॉपुलेट होते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर हो सकता है, उसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने कवर कर लिया ज्योग्राफिकल फैक्टर। उसके अंदर आता है नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लैंड फॉर्म्स, उसके बाद था क्लाइमेट, और तीसरा था सॉइल्स। 4 पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। मूव करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहला आता है मिनरल्स। तो एरियाज वेयर मिनरल डिपॉजिट्स, एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी, और इंडस्ट्रीज बनने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से वर्कर्स यहाँ पे मूव करेंगे, और ले दे के यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा। एग्जाम्पल का अगर बात करें तो कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट है अफ्रीका का, ये वन सच गुड एग्जाम्पल है। यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट का वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसली हो गए हैं, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में कि ऐसा एक मिनरल बेल्ट बताइए जहाँ पे मिनरल्स का वजह से पॉपुलेशन क्या है, डेंस है। तो आपको ये कटांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट याद रखना होगा अफ्रीका का। दूसरा है अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन भी वही सिंपल सा टॉपिक है कि सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। तो इन सब वजह से सिटीज़ में क्या होता है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं, फ्रॉम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है, और इसकी वजह से सिटीज़ ग्रो इन साइज, ठीक है, और यहाँ पे भी पॉपुलेशन डेंस हो जाते हैं। तीसरा इकोनॉमिक फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फिर से वही लॉजिक होगा कि इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटी का वजह से वर्कर्स, ना सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स बल्कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉय, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर, ये सब भी यहाँ पे ग्रो करने लग जाते हैं, और इस वजह से यहाँ पे भी पॉपुलेशन क्या हो जाता है, डेंस हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है द कोब ओसाका रीजन ऑफ जापान। ये थिकली पॉपुलेटेड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ का वजह से ये रीजन फेमस है, और मिनरल्स का वजह से ये रीजन फेमस है। दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने कवर कर लिया इकोनॉमिक फैक्टर्स भी। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या आता है, मिनरल्स, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप किसी का दिमाग कमजोर है, याद नहीं कर पाते हैं, तो इसको ट्रिक निकाल के याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल MI और यहाँ पे U और I। तो MI UI जानते ही होंगे आप क्या है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि MI से मिनरल्स, U फॉर अर्बनाइजेशन और I फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। चलिए तीसरे फैक्टर पर मूव करते हैं जो कि है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो ऐसा प्लेसेस जहाँ पे रिलीजियस या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस हो, जैसे हिंदूज़ के लिए हो गया अवध, मथुरा, ये सब रीजन क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे नॉर्मली पीपल ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और वो एरिया जहाँ पे सोशल या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट हो,
सोशल अनरेस्ट मतलब मॉब लिंचिंग होता हो, बहुत सारे लोग मिलकर एग्जाम को मार देते हो, ठीक है, तो वैसे जगह पे थोड़ा पीपल कम मूव करते हैं। और पॉलिटिकल अनरेस्ट, गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रहे हो, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा लेस होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर ऑफर करती है इंसेंटिव्स टू पीपल टू लिव इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज और मूव अवे फ्रॉम ओवर क्राउडेड प्लेसेस। अक्सर सरकार का मोटिव क्या होता है कि पॉपुलेशन इवन डिस्ट्रीब्यूट हो, तो सरकार इंसेंटिव ऑफर करती है कि आप लोग यहाँ पे मूव करिए, आपको डिफरेंट इंसेंटिव मिलेगा, हो सकता है जॉब प्रोवाइड करेंगी, हो सकता है टैक्स में इंसेंटिव देगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगी। तो ऐसा ऐसा इंसेंटिव देकर गवर्नमेंट क्या करती है, पीपल को मूव कराती है फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड टू स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो गया। तो हमने पूरा हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, जिस टॉपिक का नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। एक बार क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको मन ही मन में एक बार दोहरा लीजिए, इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये हेडिंग याद करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये अंदर का मटेरियल तो आप बना के लिख सकते हैं, सिर्फ इसको समझ लीजिए। सिर्फ लैंडफॉर्म्स याद कीजिएगा, अंदर का बना के लिखना है। क्लाइमेट याद करना है, अंदर का खुद से लिखना है, ठीक है। लिखिएगा कि ये सब तो लिखिएगा ही, और एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा मेडिटेरेनियन रीजन का। अगले टॉपिक में मूव करते हैं, जो कि है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी एक टेरिटरी में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ है, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ये चेंज क्या तो पॉजिटिव हो सकता है, जब पॉपुलेशन बढ़ा होगा तो पॉजिटिव चेंज, घटा होगा तो नेगेटिव चेंज होगा वो। और इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन एब्सोल्यूट नंबर्स या फिर इन परसेंटेज। अब ये क्या होता है, इसको यहाँ पे समझते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आपको मेजर करना है, जिसका मतलब होता है चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, इसको मेजर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि इंडिया का पॉपुलेशन 2001 में 102 करोड़ था और 2011 में 121 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे अगर हमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 121 माइनस 102, तो हमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मिल रहा है 18.15 करोड़। तो ये जो नंबर मिला है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर्स में मेजर कर लिया हम लोग इसको यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम इसको परसेंटेज में मेजर कर देंगे ना, परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता ही है कि चेंज बाई इनिशियल इंटू 100, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। तो वो लोग क्या मेजर कर लेंगे, हम लोग जो आंसर मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ग्रोथ रेट हमने मेजर कर लिया है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब चेंज इन पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज को बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमें यहाँ निकालना होगा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन तो हम लोग क्या करेंगे, 18.15 डिवाइडेड बाई इनिशियल मतलब 102.70 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज में, ठीक है। चलिए अगले में मूव करते हैं, जो कि है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है बर्थ माइनस डेथ, कितने लोग पैदा हुए कितने लोग मरे दोनों को माइनस कर दीजिए तो हमें जो मिलेगा नेचुरल ग्रोथ किसी एक पर्टिकुलर रीजन का। दूसरा होता है इंड्यूस ग्रोथ। इंड्यूस ग्रोथ मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ पे कुछ लोग माइग्रेट करके आए और कुछ लोग माइग्रेट करके चले गए, ठीक है। तो इन माइनस आउट अगर कर दीजिएगा तो हमें मिलेगा इंड्यूस ग्रोथ। समझे कि नहीं समझे? और अगर दोनों को मिला देंगे नेचुरल प्लस इंड्यूस तो हमें मिलेगा एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जो कि होता है बर्थ माइनस डेथ, ये तो हो गया नेचुरल, और प्लस इन माइनस आउट माइग्रेशन, ये हो गया इंड्यूस्ड। तो हमें मिलेगा एक्चुअल ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन जो चेंज होता है वो बर्थ डेथ से सिर्फ नहीं चेंज होता है बल्कि माइग्रेशन की वजह से भी चेंज होता है। इसलिए हमें एक्चुअल ग्रोथ निकालने के लिए बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो यही बता सकते हैं कि अगर बर्थ ज़्यादा हुआ डेथ से या फिर इन माइग्रेशन ज़्यादा हुआ आउट माइग्रेशन से तो हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुआ है। और नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कब होगा, जब बर्थ लेस देन होगा डेथ या फिर इन माइग्रेशन लेस देन होगा देन आउट माइग्रेशन, तो हम लोग बोलेंगे जो ग्रोथ हुआ है वो नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा। समझ में आ गया? अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो 3 कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेंज होने का, मतलब 3 रीज़न है पॉपुलेशन चेंज होने का। पहला है बर्थ, दूसरा है डेथ, तीसरा है माइग्रेशन। बर्थ के शुरू करते हैं। द क्रूड बर्थ रेट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ये आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि 1000 लोगों की आबादी में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो उस नंबर ऑफ बच्चे को हम लोग बोलेंगे क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला हो गया बर्थ रेट बाई पॉपुलेशन इंटू 1000। अब ये पॉपुलेशन बर्थ रेट हमेशा हम लोग एक ईयर के लिए मेजर करते हैं। तो आप सोचेंगे कि ये पॉपुलेशन कौन सा ले, ईयर के शुरुआत वाला या फिर ईयर के एंड वाला, कौन सा पॉपुलेशन लेंगे? तो पी का मतलब होता है मिड ईयर पॉपुलेशन आपको लेना है, ना शुरुआत का ना एंड का, बीच वाला पॉपुलेशन लेना है आपको, ठीक है।
तो ये हो गया क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला और डेफिनेशन, दोनों याद करना है। सिमिलरली अगर डेथ रेट पे बात करें तो क्रूड डेथ रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 पॉपुलेशन में कितने डेथ होते हैं, उस डेथ को हम लोग बोलेंगे, उस नंबर ऑफ डेथ को बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। ठीक है, तो ये सब जो फ्रेज है ये सब फिक्स होता है, जैसे कि इन अ पर्टिकुलर ईयर, इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, ये सब फिक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इसका फॉर्मूला। यहाँ पे भी जो पी है, पी का मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन होगा। थर्ड कॉम्पोनेंट में मूव करते हैं जो कि है माइग्रेशन। माइग्रेशन, अब माइग्रेशन क्या होता है तो इसको ऐसे समझिए। देखिए, दो रीजन है, दो प्लेस है यहाँ पे, एक प्लेस ये और एक प्लेस ये। पीपल अगर यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो इस प्लेस को हम बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ पे मूव किए हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ तक ठीक आया, समझ में आ गया। यहाँ से अगर लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो यहाँ का पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, कॉमन सेंस, और यहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, ये भी कॉमन सेंस। ठीक है, तो इतना बात को यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ से मूव करते हैं उसको प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे जाते हैं उसको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और प्लेस ऑफ ओरिजिन में पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और माइग्रेशन ऑलवेज हम लोग ऐसे समझते हैं माइग्रेशन को कि माइग्रेशन होता है क्योंकि एक बेटर बैलेंस मेंटेन रहे बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, जब लोग माइग्रेट करते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है। अगर लोग यहाँ से यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, तो बैलेंस बना रहेगा रिसोर्सेज में और पॉपुलेशन में। तो ये सब बैलेंस कौन मेंटेन करता है, ड्यू टू माइग्रेशन। माइग्रेशन से बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमें दो छोटे छोटे टर्म समझने होंगे, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है, देखिए दो प्लेस है यहाँ पे, अगर इसमें दो प्लेस की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेस समझेंगे। मान लीजिए कोई प्लेस है, अगर कोई इंसान यहाँ से यहाँ पे बाहर जा रहा है तो वो इंसान जो जा रहा है ना उसको हम लोग बोलेंगे एमिग्रेंट है वो। और अगर कोई इंसान इस प्लेस में आ रहा है तो उस इंसान को क्या बोलेंगे, हम लोग इमिग्रेंट बोलेंगे। समझ में आ गया, कुछ भारी कॉन्सेप्ट है नहीं। तो एक ही इंसान, मान लीजिए ये इंसान यहाँ से जा रहा है तो ये इंसान तो यहाँ के लिए क्या हो गया, एमिग्रेंट हो गया। लेकिन ये इंसान जो यहाँ पे गया इस प्लेस के लिए, ये इंसान क्या हो गया, उस प्लेस के लिए हो गया वो इमिग्रेंट हो गया। समझे कि नहीं समझे, क्योंकि वहाँ पे वो आ रहा है तो इमिग्रेशन, जा रहा है तो एमिग्रेशन। ठीक है, चलिए अब लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, तो दो फैक्टर्स की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। पहला है पुश फैक्टर, दूसरा है पुल फैक्टर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो पुश और पुल वर्ड से समझ में आ जाता है। पुश मतलब कोई आपको धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है मतलब आप मान लीजिए जिस प्लेस में रहते हैं, आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, पुअर लिविंग कंडीशन है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, अनप्लीजेंट क्लाइमेट है, नेचुरल डिजास्टर होता है, एपिडेमिक होता है, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। तो इस सब रीजन से आपको यहाँ पर रहने का मन नहीं करता है। तो ये सब फैक्टर्स जो है आपको क्या करते हैं, पुश करते हैं कि आप यहाँ से जाइए और किसी अच्छे प्लेस में जाइए। प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ ना हो। तो ये सब फैक्टर्स को, ये सब वजह से अगर माइग्रेशन हो रहा है तो हम बोलते हैं कि पुश फैक्टर्स हेल्प कर रहा है माइग्रेशन करने में। और वहीं पुल फैक्टर मतलब आपको कोई खींच रहा है। आपको क्या चीज़ खींचेगा, कोई अच्छा चीज़ आपको खींचेगा, ठीक है, आपको आकर्षित करेगा। तो वही, तो लोग अगर माइग्रेट करते हैं फॉर रीज़न लाइक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, लिविंग कंडीशन हो गया, पीस एंड स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ हो, प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, ये सब रीज़न अगर किसी, ये सब फीचर्स अगर किसी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में है तो लोग वहाँ पे माइग्रेट कर जाएंगे। और इस माइग्रेशन को हम लोग बोलेंगे ये माइग्रेशन हुआ है ड्यू टू पुल फैक्टर्स। समझ में आ गया? तो एग्जाम में आपसे पूछ लेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, ये पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट आर द टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड कैसा रहा है। तो इसका ट्रेंड देखिए, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज़ मोर देन 7 बिलियन। ठीक है, 7 बिलियन पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। इट हैज़ ग्रोन टू दिस साइज ओवर सेंचुरीज, कई 100 साल लग गए हैं इतना पॉपुलेशन पहुँचने में। इन द अर्ली पीरियड्स पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू 100 years दैट पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज एट एन अलार्मिंग रेट। पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम था, लेकिन हाल फिलहाल के ईयर्स में, खासकर से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद काफ़ी अलार्मिंग रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। तो अगर हम थोड़ा इतिहास पे जाए तो जब एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ था, आफ्टर द इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, कितना साल पहले, 12,000 से 8,000 साल पहले
तब पॉपुलेशन साइज़ काफ़ी कम था, 8 मिलियन था सिर्फ। लेकिन जब फर्स्ट सेंचुरी आया 0 से 100 ईयर का बीच में AD, तब पॉपुलेशन 300 मिलियन पहुंच गया। 16-17 सेंचुरी में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ और 1750 में जाके जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत हुआ तब वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना पहुंच गया, 550 मिलियन। और 18 सेंचुरी में जाके क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गया मतलब अब पॉपुलेशन ग्रो करने लगा इन बिलियंस। और ये सब इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का रीज़न क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये दो रीज़न है क्योंकि क्यों पॉपुलेशन ग्रो कर रही है अचानक से एट एन अलार्मिंग रेट। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में हेल्प किया। तो आपको लिखना होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे अच्छे से डाटा को समराइज़ किया गया है। ये सब डाटा आपको याद रखना है। 12,000 से 8,000 ईयर्स अगो 8 मिलियन पॉपुलेशन। फर्स्ट सेंचुरी मतलब 0 से 100 AD 300 मिलियन। 1500 से 1700 AD 550 मिलियन। 1500 से 1700 मतलब यहाँ पे 1750 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 550 मिलियन उस समय था। और 1700 से 1800 का बीच में 18 सेंचुरी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, मतलब जब पॉपुलेशन ग्रो किया इन बिलियंस में, ठीक है। तो आपको अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट नोट ऑन ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो आपको इतना डाटा के साथ आपको समझा देना है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अच्छा उससे पहले ये खत्म कर दें कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे हेल्प करता है इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा ना, वैसे वैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे, इस वजह से थोड़ा हेल्थ इंप्रूव होगा। और साथ साथ इनोकुलेशन, वैक्सीन डेवलप होगा, मेडिसिन डेवलप होगा, जिससे एपिडेमिक और पैंडेमिक एंडेमिक जो भी है सब रिड्यूस होगा। और मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होगा, इससे सैनिटेशन भी हेल्प होगा और इससे डेथ रेट डिक्लाइन कर जाएगा। और डेथ रेट मतलब लोग कम मरेंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ही। समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है ये हमने पिछले के क्लास में पढ़ा था इंडियन पीपल इकोनॉमी में। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का डेफिनेशन है ये, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज़ द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। अगर मौजूदा ग्रोथ रेट रहा, उस ग्रोथ रेट से अगर चलते चलते कितने समय बाद उस पर्टिकुलर प्लेस का या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री का पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन कब डबल होगा, तो इसको समझते हैं ज़रा। इट टुक मोर देन 1 मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेन द 1 बिलियन मार्क, बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन। 1 मिलियन साल लगा 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुँचने में, ठीक है। लेकिन सिर्फ 12 साल लगा फ्रॉम 5 मिलियन टू 6 मिलियन पहुँचने में। तो देख रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कितना तेज़ गति से हो रहा है। तो ये डेटा इंडिकेट करता है कि डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग फास्ट। बहुत कम समय में पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है। और एक खास ट्रेंड का अगर बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो जनरली क्या करती है, मोर टाइम लेती है टू डबल देयर पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड होता है कि डेवलप कंट्रीज़ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होता है और वो डबल कम टाइम में होती है पॉपुलेशन डबल, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर लेस डेवलप कंट्रीज़ वो लोग पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी तेज़ गति से होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कम होता है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट ऑन आ जाएगा पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। तो आपको ये सब बात ही लिखना है डेफिनेशन और इतना सारा डेटा के साथ, ठीक है। और कुछ यहाँ पे है नहीं। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। स्पेशल मतलब स्पेस, प्लेस। तो डिफरेंट प्लेस पे कैसे कैसे पॉपुलेशन चेंज हुआ है वो हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात आएगा कि अगर डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज़ का बात करें तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलपिंग कंट्रीज एज कम्पेयर टू ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ लो है कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। और देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगा, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। और वाइस वर्सा। ऑल्दो द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ चेंज 1.4% सीम्स टू बी लो, इट इज़ एक्चुअली नॉट सो। तो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.4% है, जो काफ़ी कम दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इतना कम रेट भी अगर बहुत ज़्यादा वेरी लार्ज पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देना, बहुत पॉपुलेशन का नंबर बहुत ज़्यादा है, उसका 1.4% जो नंबर निकलेगा ना वो भी बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो पॉपुलेशन चेंज काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और ग्रोथ रेट भले ही डिक्लाइन कर रहा हो डे बाई डे, लेकिन पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये दो बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बस। और ये टेबल से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि वक्त के साथ साथ सब कॉन्टिनेंट का पॉपुलेशन डिक्लाइन किया गया है,
लेकिन सिर्फ अफ्रीका ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज़ कर गया, 2.4% से 2.6% हो गया। तो अफ्रीका का स्पेशल केस आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा रीजन जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है वो है अफ्रीका। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, इसको हम एक बार रीड करेंगे, आप सिर्फ सुन लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ने वाले अब। अ स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। समझ में आ गया। हाउएवर पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम्स। समझ में आ गया। ऑफ दीज द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द मोस्ट सीरियस, ठीक है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। It indicates that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population. समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा बात है कि अगर इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज दो तरीके से होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज या फिर पॉपुलेशन डिक्रीज। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है इसका मतलब क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ये पहला इम्पैक्ट हुआ। दूसरा इम्पैक्ट, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज किया तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारा जो रिसोर्सेज है ये इनसफिशिएंट है टू मेंटेन द पॉपुलेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज से डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और पॉपुलेशन डिक्रीज से इंडिकेशन होगा कि हमारा जो रिसोर्सेज है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। और हाल फिलहाल में डेडली HIV एड्स ऐसे जैसे एपिडेमिक और कोरोना वायरस जैसे एपिडेमिक आ गए हैं, इस वजह से जो डेथ रेट है और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है और ये क्या कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है पॉपुलेशन ग्रोथ को। बस इतना बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए और कुछ ज़्यादा है नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का अगर बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, 1.64%, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इंडिया इसी ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा तो अप्रॉक्स 42-43 ईयर्स में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगा, पॉपुलेशन जो है डबल हो जाएगा। ये हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था ये बात को, ठीक है। अगला टॉपिक जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? सबसे पहले तो डेमोग्राफी का मतलब समझिए, डेमोग्राफी क्या होता है। तो अगर हम किसी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, इनकम लेवल, रेस, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, लेवल ऑफ एजुकेशन, किसी भी पॉपुलेशन का ये सब प्रॉपर्टीज़ को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये सब प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कहलाता है डेमोग्राफी, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन का स्टडी को ही बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है। चलिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थ्योरी है जो हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में कि कैसा होगा किसी रीजन का फ्यूचर में पॉपुलेशन कैसा होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल, एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। उम्मीद करता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार फिर से देखते हैं। तो ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि जैसे जैसे कोई एक सोसाइटी रूरल का मतलब तो आप समझ गए, एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड, ऐसा सोसाइटी जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन काम हो, और इलिटरेट का मतलब तो आपको पता ही होगा। तो अगर ऐसा सोसाइटी जिसमें ये तीन फीचर हो, वो सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होकर कहाँ मूव कर जाए, इस सोसाइटी में, वो रूरल से अर्बन हो जाए, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल हो जाए और इलिटरेट से लिटरेट हो जाए। तो जैसे जैसे सोसाइटी इस फेज़ से इस फेज़ में मूव करता है ना, तो उसका पॉपुलेशन जो है वो क्या पहले था, पहले इस फेज़ में क्या होता है, हाई बर्थ एंड हाई डेथ होता है, लेकिन जब इस फेज़ में मूव कर जाता है तो उसका पॉपुलेशन लो बर्थ एंड लो डेथ आ जाता है वहाँ पे। तो ये थ्योरी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यही बोलता है कि द थ्योरी टेल्स अस दैट population of any region changes from high birth and high death to low birth and low death as society progress from rural, agrarian and illiterate to urban, industrial and literate society। अब समझ में आ गया ये लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये अचानक से हाई बर्थ एंड हाई डेथ से लो बर्थ एंड लो डेथ हो जाता है, ऐसा अचानक से नहीं होता है। ये चेंजेस जो होता है वो स्टेजेस में होता है, और ये स्टेजेस को हम टोटल मिला के बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है। दीज चेंजेस ऑकर इन स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। तो ये आप एरो से भी समझ सकते हैं। देखिए रूरल एग्रेरियन था, इलिटरेट था पहले, अर्बन इंडस्ट्रियल हुआ, तो इस यहाँ से यह मूवमेंट को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये कुछ स्टेजेस में होता है। तो टोटल 3 स्टेजेस है। 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो पहला स्टेज जो है वहाँ पे हाई फर्टिलिटी मतलब हाई बर्थ रेट और हाई डेथ मोर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब बर्थ, मोर्टिलिटी मतलब डेथ। तो ऐसा फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टिलिटी होता है, क्योंकि पीपल यहाँ पे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ ज़्यादा होता है एपिडेमिक का वजह से। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है यहाँ पे स्लो होता है। तो इसको भी अपन लाइन कीजिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, स्लो होता है इस फेज़ में, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है और लोग मर भी रहे हैं, डेथ रेट भी हाई है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो है। और मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर में काम करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो होता है इस फेज़ में, और इलिटरेट तो होते ही हैं।
मूव करते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि फर्टिलिटी रेट हाई होता है इन द बिगिनिंग बट डिक्लाइंस विद टाइम, ठीक है। बर्थ रेट हाई है लेकिन वक्त के साथ साथ बर्थ रेट कम होता है, और इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन और हेल्थ का वजह से मोर्टिलिटी रेट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, लोग कम मरते हैं, तो इस वजह से थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे होता है। और इन द लास्ट स्टेज में जाके फर्टिलिटी रेट और मोर्टिलिटी रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, अर्बनाइज हो जाती है, लिटरेट हो जाती है, टेक्निकल नो हाउ होता है, और डिलिबरेटली कंट्रोल द फैमिली साइज, जानबूझ के फैमिली को कम रखते हैं। तो इस तीनों ही फेज़ को एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डायग्राम में समझाया गया है। तो अगर आप एग्जाम में आता है तीनों फेज़ को डिस्क्राइब करने के लिए और साथ साथ आप डायग्राम भी बनाते हैं तो आपका इंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा बैठेगा एग्जामिनेटर पे। तो देखिए डायग्राम को समझना काफ़ी ईजी है, इसको ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो दो एक्सिस है यहाँ पे, एक ये और एक ये, ठीक है। इस एक्सिस में आपको मेजर करना है टाइम, और इस एक्सिस में मेजर करना है आपको CBR या फिर CDR, क्रूड बर्थ रेट या फिर क्रूड डेथ रेट, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे, उसके बाद यहाँ पे आपको दो लाइन ड्रॉ करना है, एक ये और एक ये। इतना दूर है स्टेज 1, इतना दूर है स्टेज 2, इतना दूर है स्टेज 3। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। स्टेज 1 में हमें पता है कि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही हाई होता है। तो ये देखिए यहाँ पे दो लाइन गया है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे मिला गया है, तो ये यहाँ पे वो डिस्क्राइब किया गया कि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही हाई है, अप्रॉक्स 35 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है कि बर्थ रेट इनिशियली हाई होता है लेकिन डिक्लाइन करता है विद टाइम, ठीक है। हमें समझ में आ गया BR। और डेथ रेट जो है रैपिडली डिक्लाइन कर जाता है क्योंकि सैनिटेशन हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होता है। और हमें तो पता है कि बर्थ और डेथ का डिफरेंस क्या कहलाता है, नेचुरल इंक्रीज कहलाता है। नेचुरल इंक्रीज पता है आपको, नेचुरल इंक्रीज एक्चुअल इंक्रीज हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग में। और उसके बाद देखिए जब थर्ड फेज आता है तो दोनों ही बर्थ रेट डेथ रेट डिक्लाइन कर जाता है यहाँ पे, जो कि है अप्रॉक्स 15 के आसपास, ठीक है। अब ऐसे कौन से कंट्रीज है जो फर्स्ट स्टेज में है, तो बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स ये फर्स्ट स्टेज में है, पेरू, श्रीलंका, केनिया ये सब सेकंड स्टेज में आते हैं, कनाडा, जापान, USA ये सब थर्ड स्टेज में आते हैं। आप सोचेंगे कि इंडिया कौन सा स्टेज में है, तो इंडिया भी अभी थर्ड स्टेज में है, ठीक है। बस तो इतने डायग्राम को बना देना है एग्जाम में, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, ईजी है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। तो काफ़ी फेमस टॉपिक है, आपको बिना पढ़े भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख ही पाएंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे। तो फैमिली प्लानिंग इज़ द स्पेसिंग और प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या होता है, क्या तो आप स्पेस कीजिए, मतलब एक बच्चा होने के बाद दूसरे बच्चे में गैप कीजिए 3-4 साल का, या फिर दूसरा बच्चा होने ना दीजिए, तो ये चीज़ कहलाता है फैमिली प्लानिंग। तो एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, तो सिर्फ बोलने से तो फैमिली प्लानिंग नहीं होगा, उसका सर्विस भी प्रोवाइड करना होगा। बहुत सारा मेथड है फैमिली प्लानिंग करने का, तो वो सबको एक्सेस बहुत होना चाहिए सबका। प्रोपागेंडा प्रचार करना चाहिए, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स, टैक्स डिसइंटेंसिव फॉर लार्ज फैमिलीज, ठीक है, जिसका फैमिली बड़ा हो उसको टैक्स ज़्यादा चार्ज करें वहाँ पे। ये सब कुछ मेजर्स है जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। और पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है क्योंकि हमारा रिसोर्सेज क्या हो सके, सस्टेनेबल हो पाए, मतलब लंबे समय तक हम रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा। तो बस इतना ही है चैप्टर को बहुत तेज़ खत्म किए। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। आप पहला क्वेश्चन है कि किस कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, तो अफ्रीका हमने पढ़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पुश फैक्टर नहीं है, तो पुश फैक्टर मतलब कौन सा आपको धक्का दे रहा है, तो बुरा चीज़ आपको धक्का देता है, तो बुरा चीज़ कौन सा नहीं है पूछा है। एपिडेमिक बुरा चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट बुरा चीज़ है, वाटर शॉर्टेज बुरा चीज़ है, मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, तो ये होगा पुश फैक्टर, ये पुल फैक्टर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा फैक्ट नहीं है पूछा है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर्स, पता नहीं सही है कि नहीं। दूसरा पढ़ते हैं, इट टुक 100 ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू राइज 5 बिलियन टू 6 बिलियन पीपल, ये भी पता नहीं सही है कि नहीं। तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाई इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, नहीं, फर्स्ट स्टेज में तो पॉपुलेशन ग्रोथ उतना हाई नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा सी। एक मिनट देख लेते हैं।
ठीक है, लेकिन ये सेकंड वाला भी जो लिखा हुआ है, इट टुक 100 ईयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन, ऐसा तो नहीं होना। डबलिंग ऑफ टाइम में हमने देखा था यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे देखा था हमने कि 12 ईयर्स में 5 बिलियन से 6 बिलियन पहुँच गया, तो वो स्टेटमेंट भी गलत है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर बी भी गलत है यहाँ पे, और पता नहीं ये 1 सही है कि नहीं। पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 ईयर्स, हाँ ये तो लग रहा है सही होगा, तो बी और सी यहाँ पे रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। उम्मीद करता है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे फिर से इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी बुक से। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।